हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और आज हम अपने चैप्टर विच वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। सेक्शन 2, एंड इन दिस सेक्शन 2 वी आर नाउ टुडे डिस्कसिंग अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम इसमें हिटलर की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जर्मनी, इट वाज इकोनॉमिकली क्रिपल्ड। फाइनेंशियली हमने देखा था कि यहाँ के लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली Germany had fought the war by raising the loans from other countries, from the people, and after the end of the war, Germany was made to pay the compensation to the Allies under the war indemnity clause, war guilt clause of the Treaty of Versailles. वॉर गिल्ट क्लॉज जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में इंक्लूड किया गया था, उसके अकॉर्डिंगली जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड्स का रिपेरेशन या हम कहें कंपनसेशन पे करना था टू द एलाइज फॉर वॉट एवर द लॉस द एलाइड हैड सफर्ड ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स। Obviously, as a leader of the Nazi party, जब तक नाजी पार्टी पॉपुलराइज नहीं हुई थी, पावर में नहीं आई थी, हिटलर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिस किया था, एंड व्हाट वाज दैट? द इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। एक तरह से कह सकते हैं उसने लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो फिर से जर्मनी को फाइनेंशियली और आप कह सकते हो उसकी पावर को वो फिर से इस्टेब्लिश करेगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। वो लोग जो बेरोजगार हैं उनको वो रोजगार देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। एंड वंस ही वॉज इन पावर, ही वॉज सेट टू हिज प्रॉमिस। सो ही हैड अपॉइंटेड, हिटलर अपॉइंटेड the German economist Helmut Sachet to prepare plan for economic recovery of जर्मनी की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उसने एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हेल्मुट सैशेट को अपॉइंट किया कि भाई वो प्लान प्रिपेयर करे। हेल्मुट had prepared plans. Helmut prepared plans for economic recovery that aimed। अब ये जो उसने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो प्लान प्रिपेयर किया था, ये दो चीजों पर एम किया इसने। वन, फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू state funded
state funded work creation programs, यानी कि उसने जो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो प्लान तैयार किया उसमें दो चीजें थी। तो फुल प्रोडक्शन, यानी कि जर्मनी जो है वो अपने जो भी उसके मटेरियल रिसोर्सेस हैं उनको वो फुली यूटिलाइज करेगा और जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को वो अचीव करेगा। एंड टुगेदर विद दैट, अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली देयर वुड बी द फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड टू each and every person. Okay, that means the goal of full employment was to be achieved. The goal of fully utilization of the production capacity was to be achieved, and this was to be done. और ये दोनों चीजें, ये दोनों गोल जो है वो अचीव करना था किसके थ्रू? स्टेट फंडेड प्रोग्राम, यानी कि कुछ ऐसे वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया गया जिसकी फंडिंग, जिसका पैसा किसको देना था? गवर्नमेंट को। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस? अगर हम इसके रिजल्ट को भी देखते हैं, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट? कंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मन सुपर हाईवेज। इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ है? इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या था? जर्मन सुपर हाईवेज आपके कंस्ट्रक्शन हुआ एंड प्रोडक्शन ऑफ पीपल्स कार फॉक्सवैगन। राइट? तो हेल्मर ने जो भी प्लान प्रिपेयर किया था इकोनॉमिक रिकवरी के लिए किया था, और इसके दो चीजें आपको याद रखना है। दो चीजों पर इसने कंसंट्रेट किया, फोकस किया। फुल प्रोडक्शन यानी कि फुली यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, और दूसरी चीज फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट मींस द एम्प्लॉयमेंट वाज टू बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन। और ये जो अचीव करना था दैट वाज थ्रू द स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मन सुपर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ, और पीपल्स कार, उस समय की पीपल्स कार कही जाती थी फॉक्सवैगन, इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। अगर हम हिटलर की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, व्हाट वाज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर? फॉरेन पॉलिसी, अगर हम फॉरेन पॉलिसी को जाते हैं, इफ वी सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Hitler, he left. That means Germany pulled out of the League of Nations, in 1933. League of Nations ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह से ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था विच केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में ये अस्तित्व में आया। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1919, और इसका जो मेन फंक्शन था, व्हाट वाज इट्स मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी? इसकी जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वाज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के देशों में फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना, कॉर्डियल रिलेशंस को प्रमोट करना, इस तरह के कंडीशंस को क्रिएट करना जिससे कि हमारा फिर से वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशंस या वर्ल्ड वॉर जैसा कोई भी वॉर ना हो। बट this League of Nations, it was failed to achieve its goal. Actually, it was just because of its discriminatory policies. क्योंकि ultimately
ये जो लीग ऑफ नेशन था, इट वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एलाइज पावर्स, और कहीं ना कहीं जो डिफीटेड नेशंस थे उसके लिए ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था. तो हिटलर हैड डिसाइडेड टू लीव लीग ऑफ नेशंस इन 1933. Then in 1936, what Hitler had done? He integrated Austria and Germany. Austria जर्मनी को उसने इंटीग्रेट कर दिया अंडर द स्लोगन one people, one empire and one leader. That means Hitler now wanted to unite all the territories where the German speaking people were living in Europe. और यहां पर उसने सबसे पहले 1936 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को यूनाइट कर दिया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया. एंड ही गेव द स्लोगन, उसने जो स्लोगन दिया, वन पीपल, दैट मीन्स द सेम टाइप ऑफ पीपल, दैट मीन्स द जर्मन स्पीकिंग पीपल, they must be the part of one empire and they were to be ruled by one leader. And who was that leader? Obviously Adolf Hitler. Now, after that, what Hitler had done? Hitler had reoccupied Rhineland. I think if you remember, Rhineland, it was to be controlled by the Allied powers. जो Rhineland का एरिया था, Rhineland का जो रीजन था, इसको Allied पावर ने कंट्रोल कर लिया था, and they controlled it for much of 1920s. So another important aspect of his foreign policy, that was in 1938, he reoccupied Rhineland for the Allies. From the Allies से उसने राइनलैंड को फिर से रीऑक्युपाई कर लिया. आफ्टर दिस he had decided to regain German control over the German speaking region of Sudetenland. Then he attacked over Czechoslovakia to occupy German speaking region Sudetenland. और धीरे धीरे करके उसने, मतलब यहां पर उसने सुडेटेनलैंड को कंट्रोल करने के लिए चेकोस्लोवाकिया पर अटैक किया और बाद में पूरी कंट्री को ही उसने ऑक्यूपाई कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी कि उसको पूरी तरह से निगल लिया एक तरह से कह सकते हैं. और इन सभी चीजों में आप कहेंगे कि यूरोप के किसी दूसरे कंट्री ने या किसी नेबरिंग कंट्री ने या किसी एलाइज पावर ने किसी भी तरह का प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? तो ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हिटलर ने ये जो कुछ भी किया तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इंग्लैंड का उसको सपोर्ट मिल रहा है.
अनस्पोकन सपोर्ट, क्योंकि इंग्लैंड का ये मानना था, इंग्लैंड कहीं ना कहीं ये सोचता था दैट द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इट वाज टू हार्श टू द जर्मन्स. हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर. हिटलर यही नहीं रुका. He now wanted to achieve more territories, more and more territories in Europe. अब यहां पर उसने what he did, he began rearmament of the German army. जर्मन आर्मी का उसने रीआर्मामेंट शुरू कर दिया. इफ यू रिमेंबर, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी उसके थ्रू अल्टीमेटली क्या किया गया था, जर्मनी को डीमिलिटराइज करके उसको उसकी पावर को कम करने की कोशिश की थी. लेकिन यहां पर फिर से हिटलर ने जर्मन आर्मी का रीआर्मामेंट यानी कि फिर से उसका पावर को बढ़ाने का डिसाइड किया. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हेल्मर सैशेट, who was, if you remember, he was the person, the German economist who was made responsible for the economic reconstruction of Germany after the war once Hitler came into power. तो हेल्मर सैशेट ने हिटलर को ये एडवाइस की कि भाई अभी आप जो है वो जर्मन आर्मी का रीआर्मामेंट ना करें, क्योंकि अभी भी कहा जाए तो जो बजट था जर्मनी का, है ना, वो अभी भी डेफिसिट में चल रहा था, यानी कि अभी भी वो लॉस में था. लेकिन हिटलर ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया. He wanted to occupy the new territories. अब वो न्यू टेरिटरीज को क्यों ऑक्यूपाई करना चाहता था? What was the main reason? तो इसके पीछे उसकी ये सोच थी कि जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी के अंदर चल रहा है, इससे अगर ओवरकम करना है तो इसका एक ही रास्ता उसको नजर आ रहा था, दैट वाज टू मेक द जर्मन कंट्रोल ओवर द न्यू टेरिटरीज इन यूरोप. कि जर्मनी जो है वो यूरोप के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कंट्रोल करे. इससे उसकी नजर में दो फायदे होने थे. पहली चीज, जर्मनी के मटेरियल रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, और दूसरा, जर्मन लोगों को लिविंग स्पेस मिलेगा, उनको रहने के लिए स्पेस मिलेगा. सो ही वांटेड द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ जर्मनी. वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन चाहता था जर्मनी का. He had attacked. This was what he had done. उसने he invaded पोलैंड. पोलैंड को उसने इन्वेड किया. He invaded पोलैंड in 1939. 1939 में उसने पोलैंड को इन्वेड किया उसको कंट्रोल करने के लिए. एंड अल्टीमेटली जब उसने पोलैंड को इन्वेड किया तो इट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट और इट केम इनटू वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. फ्रांस और इंग्लैंड के साथ इसका वॉर शुरू हो गया. इन द ईयर 1940, इन September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Japan and Italy. सितंबर 1940 में क्या होता है,
जर्मनी, जापान और इटली के बीच में एक ट्रिपार्टिट पैक्ट जो है वो साइन हुआ, और इससे हिटलर का जो एक वर्ल्ड लीडर का जो इसका एक क्लेम था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एज आई टोल्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि हिटलर क्या चाहता था, हिटलर जो है वो ईस्टर्न यूरोप में जर्मन टेरिटरी का एक्सटेंशन का चाहता था। दो उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहली चीज, जो ईस्टर्न यूरोप वाला जो पार्ट था, इट वॉज वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये जो है वो व्हीट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। तो हिटलर का सोचना था कि दैट जर्मनी वुड बी गेटिंग द फूड सप्लाईज। एक तो उसको फूड सप्लाई मिलेगा, एंड सेकेंडली once more and more territories were to be occupied, then not only the material resources of Germany will increase, जर्मनी की न केवल material resources increase होंगे बल्कि साथ साथ जर्मन लोगों के लिए स्पेस भी मिलेगा, रहने के लिए स्पेस मिलेगा, राइट? इन जून 1941 he invaded Soviet Union। अब जब उसने सोवियत यूनियन को इन्वेड किया तो ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरियंस का भी ये मानना है कि हिटलर का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक ब्लंडर था। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वाई? अब उसका रीजन क्या था? एक तो इसने अपने वेस्टर्न फ्रंट को ओपन कर दिया फॉर द एरियल बॉम्बिंग बाय ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो इसके वेस्टर्न फ्रंट से एरियल बॉम्बिंग कर सकता था। दूसरा, Germany had to suffer a humiliating, crushing and humiliating defeat. Crushing and humiliating defeat at the hand of the powerful Soviet army, Red Army. सोवियत आर्मी ने उसको एक क्रशिंग, ह्यूमिलिएटिंग, अपमानजनक, शर्मनाक उसको हार मिली इन द बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड। यहां पर अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक तो उन्होंने जर्मन आर्मी को हराया, रेड आर्मी ने, और उसके बाद द रेड आर्मी हॉन्टेड द जर्मन आर्मी, रिट्रीटिंग जर्मन आर्मी। जब जर्मन आर्मी पीछे हट रही थी तो उन्होंने जो है वो उसका पीछा किया अप टू बर्लिन, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? जो ईस्टर्न यूरोप का जो ज्यादातर जो पार्ट था, दैट वाज केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन फॉर द नेक्स्ट हाफ सेंचुरी। करीब करीब आधी सेंचुरी तक वो सारा हिस्सा ऑब्वियसली सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहा। सो दिस वॉज व्हाट अ हिस्टोरिक ब्लंडर। हिस्टोरिक ब्लंडर क्या था कि जून 1941 में हिटलर सोवियत यूनियन पर अटैक करता है, अपने जो वेस्टर्न फ्रंट था उसको उसने ओपन कर दिया, खुला छोड़ दिया फॉर द ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग, और साथ में उसको एक क्रशिंग और ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जो है वो रेड आर्मी के द्वारा झेलनी पड़ी इन द बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड। और उसके बाद पीछे हट रही जो जर्मन सेना थी उसको, जो रेड आर्मी थी, जो पावरफुल रेड आर्मी थी, उसने बर्लिन तक उसको खदेड़ा। सिंपली इफ आई से, बर्लिन तक उसको खदेड़ा, और जो ईस्टर्न यूरोप का जो ज्यादातर पार्ट था ये अगले 50 इयर्स तक, नेक्स्ट करीब करीब 50 इयर्स तक सोवियत
यूनियन के इन्फ्लुएंस में आ गया। व्हाट अबाउट द यूएसए? यूएसए it was unwilling to join the war. यूएसए जो है वो वॉर में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फिर से उसको वो सारा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो झेलना पड़े जो उसको झेलना पड़ा था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? जापान इन द ईस्ट इट वाज इंक्रीजिंग इट्स पावर। जापान जो है वो ईस्ट में अपनी पावर को बढ़ा रहा था, एंड इट वाज प्लानिंग टू अटैक ओवर द यूएस बेसिस, मिलिट्री बेसिस in the Pacific, and at the same time under the tripartite pact it had extended its support to Hitler। यानी कि यहां पर यूएसए नहीं चाहता था कि वो वॉर में शामिल हो, लेकिन जापान जो है वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इसने इंडो चाइना पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था, और साथ ही साथ इसने हिटलर को अपना सपोर्ट दे दिया था। टुगेदर विद दैट जापान वॉज प्लानिंग टू अटैक ओवर द यूएस मिलिट्री बेसिस इन द पैसिफिक, एंड व्हेन जापान अटैक्ड ओवर पर्ल हार्बर, Japan's attack over Pearl Harbor पर उसने अटैक किया, एंड दिस obviously what was the end result of that? Dragged US in the war। यूएस की एंट्री होते ही वॉर का सीन पूरी तरह से बदल गया। वॉर का सीन बदल गया। एलाइज पावर हैड इंक्रीज्ड। एलाइज की पावर जो है वो बढ़ गई, एंड अल्टीमेटली द एक्सिस पावर्स, जिसमें आपका जर्मनी, जिसमें आपका जापान और इटली शामिल थे, they had to suffer a defeat। In May 1945, Germany surrendered। जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया, हिटलर ने सुसाइड कर दिया। लेकिन जापान वॉज स्टिल नॉट विलिंग टू सरेंडर। जापान जो है वो अभी भी सरेंडर करना नहीं चाहता था। एंड देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड? द यूज ऑफ एटम बॉम्ब। इन अगस्त 1945, dropping of atom bomb over Hiroshima and Nagasaki made Japan to surrender। यहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बॉम्ब को ड्रॉप किया गया तो अल्टीमेटली जापान ने सरेंडर कर दिया, एंड फाइनली दिस वॉर केम टू एन एंड। सो दिस वाज व्हाट अबाउट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है हमारा रिकंस्ट्रक्शन एंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें बेसिकली आपका एक तो क्वेश्चन बन जाता है, 1 मार्क के क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेम द जर्मन इकोनॉमिस्ट who was appointed by Hitler for economic reconstruction of Germany, तो आपका हेल्मर सैशिक नाम आ जाएगा।
उसने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया फॉर द इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, उसका एम क्या था? फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट? उसका रिजल्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार फॉक्सवैगन। देन हिटलर की आप फॉरेन पॉलिसी को ले सकते हैं वहां पर, राइट? कि 1933 he pulled out of the League of the Nation. Then another one, 1936 integration of Austria and Germany. 1938 reoccupation of Rhineland. Then thereafter controlling Sudetenland, that was a German speaking region. Then a tripartite pact which was signed between Germany, Italy and Japan, right? And before that attack over Poland. Then उसके बाद अगर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है तो a brief description of the Second World War. So this is what this section gets concluded. आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भेजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज इनक्रेडिबल स्कॉलर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन, जिससे आपको नोटिफिकेशन जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।